आरएस की तैयारी क्यों करनी चाहिए? आप जो कर रहे हैं, आप में आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों करना है? मैं रीजन बता देता हूँ, है ना। वैसे तो अगर वन वे रहेगा, उससे ज्यादा इंटरेक्शन पे रहे तो ज्यादा बेटर है कि इंटरेक्शन करें। क्यों करना चाहिए? मुझे लगता है कि आप में से जो भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, मैक्सिमम यहाँ पर जो बैठे हैं सभी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लगे। इस सवाल पर नहीं आ रहा हूँ कि सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, इस सवाल पर मैं नहीं आ रहा हूँ। ये तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि सभी इस बात के लिए कि मुझे एक पहले तो सरकारी नौकरी चाहिए। अब इस पर आता है कि आरएएस की तैयारी क्यों करनी चाहिए। आरएएस की तैयारी आपको ये तो पता होगा, आरएएस अपनी पोस्ट है वो राजस्थान की सबसे बड़ी सर्विस यही है। इससे बड़ी कोई सर्विस है क्या? आप किसी भी सर्विस में जाएंगे तो आपके ऊपर एक अधिकारी बैठा रहेगा। तो अगर राज्य सेवा का अधिकारी, तो सबसे टॉप पोस्ट कौन सी है? आरएएस है। ठीक है। आप दूसरी, जैसे ग्रेड की मैं बात करूं तो ग्रेड, अगर ग्रेड की बात करें, लेवल की बात करें, तो एक कॉलेज लेक्चरर की पोस्ट जो है लेवल में, ग्रेड में आरएएस से ऊपर होती है। फिर भी समाज में ज्यादा जो प्रतिष्ठा मिलती है, जो प्रेस्टीज है, वो किसकी है ना? कॉलेज लेक्चरर भी कहते हैं हम तो एक कॉलेज में मास्टर हैं, के बारे में कोई पूछता नहीं है। लेकिन जो एक आरएएस है और एक आरपीएस है, ये मान के चलो कि जहां वो उपखंड में भी होगा तो लगभग लगभग पूरी उपखंड की जो जनता होगी वो उसके साथ चलने, है ना। तो क्यों करना है? आप जिस भी सर्विस में जाएंगे, जहां पर भी आप रहेंगे, उसमें हमेशा एक टॉप का अधिकारी रहेगा। वो कौन रहेगा? वो एक आरएस का अधिकारी रहेगा। आप जिस भी ऑफिस में जाते हैं, आप किसी भी ऑफिस में काम करेंगे, मान लो आप सरकारी नौकरी लग गए, आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे, जो आपका सबसे टॉप लेवल का अधिकारी रहेगा वो कौन रहेगा? वो एक आरएस अधिकारी रहेगा। आप हमेशा ये सोचेंगे कि यार मुझे इस पोस्ट पर आना है, तो हमेशा यही ऑर्डर देता है, मुझे यही चलाता है, इसकी बात ही माननी पड़ती है ना। तो लगभग लगभग सभी ऑफिस में, वैसे जो सबसे बड़ी ऑफिस होती है वो जिले की सबसे बड़ी जिला कलेक्ट्रेट होता है और उसका कलेक्टर होता है। लेकिन कलेक्ट्रेट एक जिले लेवल पर बैठता है, बाकी सारे लेवल पर जो होता है वो एक उपखंड अधिकारी और एक आरएस अधिकारी बाकी सारे डिपार्टमेंट संभालता है। तो हर ऑफिस में जहां पर भी आप जाओगे, उसमें सबसे बड़ा अधिकारी कौन आ जाएगा? यही आरएस अधिकारी आ जाएगा। आपको हर बार ये महसूस होगा कि हाँ, अगर मुझे थोड़ी और मेहनत करके मुझे इस पोस्ट पर आना चाहिए, इस अधिकारी बनना चाहिए, ताकि मैं सबसे टॉप पोस्ट पर आ जाऊं। फिर वहां आपकी चलेगी, बाकी सब आपके हिसाब से चलेंगे। नहीं तो क्या होगा? अगर आप छोटी पोस्ट पर हो गया तो क्या होंगे? ऊपर वाले की चलेगी, आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। आरएएस में भी दो तरह की पोस्ट है, एक स्टेट सर्विस है और दूसरी सबऑर्डिनेट है, अलाइड सर्विस है। इसमें भी दो है। स्टेट सर्विस वाला वो बड़ा अधिकारी होता है, अलाइड यानी कि उसका अधीनस्थ रहता है। में भी दो तरह की पोस्ट। जो टॉप पोस्ट लेकर आ जाएगा, टॉप रैंक लेकर आ जाएगा, वो सबसे ऊपर होगा और उसके जस्ट नीचे दे। हालांकि अगर आरएस का टैग लग जाता है, दोनों अपनी बराबर यहाँ पर पावर रखते हैं। जो हालांकि बड़ा अधिकारी वही होगा, लेकिन ज्यादा काम करने का मौका कई बार अधीनस्थ सेवा वालों को मौका मिलता है। ठीक है। तो क्यों करनी चाहिए, ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया। क्योंकि अगर जहां पर भी आप किसी भी नौकरी में जाएंगे, वहां पर जो टॉप लेवल का जो आपका अधिकारी मिलेगा वो कौन होगा? से आप एक मानकर चलिए कि आप स्कूल में एक प्रिंसिपल भी बन गए। एक प्रिंसिपल का भी ग्रेड पे लेवल जो है वो आरएस से ऊपर होता है। लेकिन उससे ऊपर जो होगा, जो प्रिंसिपल से ऊपर अधिकारी होगा, वो डीईओ होगा। डीओ को भी यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो आरएस अधिकारी होंगे वो देखेंगे भी कैसा काम चल रहा है, तो अल्टीमेटली रिपोर्ट वहां पर करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर एक बड़ा अधिकारी कौन आ रहा है? आरएस अधिकारी। तो इसका मतलब है कि हम एक तो सब राज्य की जो सबसे बड़ी सेवा है, सबसे प्रतिष्ठित सेवा यही है। मेरे ख्याल से यही सोचकर हम सब आरएस की तैयारी करते हैं। इतना कठिन प्रोसेस होने के बाद भी, इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद भी इस पे तैयारी करते हैं। ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन था। बाकी आप सबके अंदर मुझे पता है कि बहुत अलग अलग रीजन है मोटिवेशन के, है ना, कि आपको आरएस की तैयारी क्यों कर रहे हैं। ये तो मैंने एक बेसिक चीज बताई है। वास्तव में जो है वो बाद में आपको ये लगेगा। ये आपने इस बारे में नहीं सोचा होगा कि मैं ऑफिस का सबसे बड़ा अधिकारी बनूंगा, ये ऑफिस में जाने के बाद महसूस होगा। अभी तो आप सोच रहे हैं कि हाँ, गांव में एक बार जब सेलेक्ट होकर जाएंगे, गांव में या शहर में पूरी हमारा जुलूस निकलेगा, हम लोग माला पहनाएंगे, तो उसकी एक अलग ही बात होगी। ऐसा होता है। अब आरएस में आरएस छोटी छोटी नौकरी में भी लगता है तो पूरा वो निकालते हैं। कुछ लोग अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए, है ना, बहुत बड़ी बात होती है। 2-3 पीढ़ियों तक के लोग नाम याद रखते हैं। बाकी बाकी ठीक है, सभी लोग जिंदगी जी रहे हैं बहुत। आप अब देखेंगे तो पूरे राजस्थान में आरएस ऑफिसर या कितने, तो वो गिनती के लोग निकलते हैं। एक पूरे उपखंड में सिर्फ एक व्यक्ति होता है। आप पूरे उपखंड में एक व्यक्ति बनने के लिए वहां पर जा रहे हैं। ठीक है। तो ये मानकर चले कि अपना अपने बहुत प्रेस्टीज सर्विस है। अगर आप यहाँ पर पहुंच पाते हैं तो ये मानकर चले कि जो आपको ये लाइफ मिली है वो तो सार्थक हो गई है। ठीक है। और ये ऐसी पोस्ट है जिसे हासिल किया जा सकता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपकी उम्र 21 साल है, आप सबके सब इसके लिए एलिजिबल है। जो मैंने आपको बताया, आरएस की तैयारी कौन कर सकता है। अब मैंने इसकी वैल्यू तो आपको बता दी है। अब तैयारी कौन कर सकता है, एलिजिबल कौन कौन है, उसके बारे में बात करते हैं। मैंने अभी आप बताया, आप में से जो भी ग्रेजुएट हैं,
गेट को खोल और अभिनव को बुला दीजिए। आप में से जो भी ग्रेजुएट है लगभग सभी हो गए होंगे या फिर चल रही होगी, यही होगा, या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई होगी या फिर किसी की चल रही होगी। तो जो भी ग्रेजुएट कर चुका है और जिनकी उम्र 21 साल हो गई है वो सारे के सारे एलिजिबल। ये तो हो गई जो आरपीएससी सरकार अपनी तरफ से योग्यता जारी करती है, खुला रहने दो उसको। यही होता है, यही योग्यता है, 21 साल और ग्रेजुएशन। देखो जो आरएस की पोस्ट होती है वो शासन में एक बहुत बड़ी पोस्ट मानी, ठीक है। आज़ादी से पहले की बात करें या राजशाही शासन की बात करें तो वहां पर इस तरह की पोस्ट है हेल्ड हर कोई नहीं कर पाता। तो जो राज परिवार से होते थे ना वही इस पोस्ट को हेल्ड कर पाते थे, आम लोगों के बस की बात नहीं होती। या तो राजशाही में राज परिवार से होना चाहिए तब इतनी बड़ी पोस्ट मिलती थी, ठीक है, या फिर अंग्रेजी शासन में कोई अंग्रेज या वैसे अधिकारी बन पाते थे। आज भारत आजाद होने के बाद डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में सबको ये अधिकार दिया हुआ है। वैसे तो चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, इतना अधिकार है हमें, चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। हम सबको, मतलब हम कहीं पर भी पैदा हुए किसी भी जात, पहले जाति के आधार पर भी तय होता था कौन क्या काम करेगा। सिर्फ राजा के परिवार वाले लोग ही इस तरह की सरकारी राज्य वाली पोस्ट पर आते थे, राज्य में वही शासन कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। आज यहाँ पर डेमोक्रेसी है, इसका मतलब है कि चाहे हम कहीं पर भी पैदा हुए हैं, हमारी कैसी भी स्थिति रही हो, अमीर हो गरीब हो, किसी भी जाति का किसी भी धर्म का, हर व्यक्ति किसी भी टॉप लेवल की पोस्ट पर पहुंच सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पहले सोच सकते थे क्या? मतलब ये डेमोक्रेसी अगर है तो हमें ये मौका मिलता है। उसमें एक मतलब शुरुआत में अगर जो राष्ट्रपति जो बनते हैं वहां शुरुआत आपकी यहीं से होने वाली, एक बड़ी पोस्ट पे भी जाने से पहले आपकी ये प्रशासन की एक सबसे बड़ी पोस्ट है, आप यहाँ पर पहुंचने मतलब। हाँ, एलिजिबल कौन है हमारे पास, इस पीढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। आप इस पीढ़ी में भी आए हैं, आपकी पहली पीढ़ी की, आपकी जो पहली पीढ़ी रही होगी हो सकता है कि उनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी। मेरे मम्मी पापा को तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, आपकी पीढ़ी को पढ़ने का मौका मिला, ग्रेजुएट होने का मौका मिला। हमसे पहले वाली पीढ़ी को ग्रेजुएशन का शायद जानते भी नहीं थे, स्कूल नहीं जा पाए कुछ, और उससे 50 साल पहले भी पीढ़ी पे जाए तो वहां तो कोई ऐसा अवसर ही नहीं था। हम सबके पास अवसर है, हम सबके पास मौका मिला है कि हम इतनी बड़ी पोस्ट यहाँ पर ले सकते है ना। आप सोच कर देखिए कि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, आज़ादी से पहले, और उस समय ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते थे। आज ये मौका हर किसी के, तो हम सभी कर सकते हैं। एलिजिबल कौन है? हम सभी जो ग्रेजुएट हो चुके। आज आज के टाइम में ग्रेजुएट करना बहुत आसान है, शायद हमसे 2 पीढ़ी पहले आसान नहीं था, हर कोई नहीं पढ़ पाता था, नहीं पढ़ते थे ना। हमारे दादाजी है, बहुत कोई ऐसी फैमिली जो बहुत रिच फैमिली हो या बहुत सोशल जो बहुत आगे रही है वो उन्हीं में से पढ़ पाए, बाकी ज़्यादातर 10वीं 8वीं तक इतने ही पढ़े होते थे। हमें आज इतना टाइम मौका मिल गया है कि हम आराम से बहुत आसानी से ग्रेजुएट कर पा रहे हैं, ग्रेजुएशन हो पाए, इतना मौका मिल। तो कौन कर सकता है? जो भी आप में से ग्रेजुएट है 21 साल का, वो हर व्यक्ति इस पोस्ट पे पहुंच सकता है। ये तो एलिजिबिलिटी होगी। इसके अलावा जो भी डेली 5 से 7 घंटा पढ़ सकता है वो सारे इस पर सेलेक्ट हो सकते हैं। हम में से पढ़ सकते हैं 5-7 घंटे सभी, जो भी 5-7 घंटे पढ़ सकते हैं, इतना ही चाहिए, कोई बहुत 18-20 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी 5-7 घंटे पढ़ सकते हैं वो इस पे एलिजिबल हो सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि मुझे गणित नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ऐसी कोई बाउंडेशन इसमें नहीं है। हर व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, हर व्यक्ति वहां पर पहुंचने का अवसर वहां पर दिया जाता है। जो 5-7 घंटे पढ़ सकता है और जिसको थोड़ी बहुत बेसिक समझ हो, चीज़ों को समझ हो, वो सारे के सारे लोग बन सकते हैं। इसका मतलब मैं ये मानकर चल सकता हूँ कि आप सारे के सारे लोग यहाँ पर एलिजिबल है, हर व्यक्ति इस पोस्ट पे पहुंच सकता है। ये बहुत बेसिक से सवाल, आसान से है।